हेलो बच्चों। बच्चों आई होप आप सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हैं अपने अपने परिवार के साथ। बच्चों आज की वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेशली क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने टर्म 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमारे टर्म 2 का अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। इनफैक्ट क्या डिलीशंस हैं, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं या परेशान हैं, कोई सही से बताने वाला नहीं है। तो हम सीबीएसई के ही प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को एक बार डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है और करनी है और किन चीज़ों को सीबीएसई ने नहीं बोला करने के लिए, यानी कि कौन-सी चीज़ें डिलीटेड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट ए में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है एनपीओ, जो है 10 नंबर का। इसके बाद हमारा पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग से 2 चैप्टर्स हैं जो मिलाकर हैं 12 नंबर के। एक चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, जिसकी वेटेज आप टेंटेटिवली 6 नंबर ले सकते हो, और दूसरा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसकी वेटेज भी आप 6 नंबर ले सकते हो। इसके बाद कंपनी अकाउंट से हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, एक ही चैप्टर जिसकी वेटेज है 8 नंबर की। और उसके बाद हमारी पार्ट बी, यानी कि जो वॉल्यूम 3 वाली किताब होती है, उसमें हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दिया जाएगा, उसकी वेटेज आप 4 नंबर समझ सकते हो। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसकी वेटेज आप 6 नंबर समझ सकते हो। दोनों की मिलाकर कुल वेटेज है 10 नंबर की। तो ये तो है मोटा मोटा हमारा सिलेबस जो हमें करना है। अब देखते हैं कि इन चैप्टरों के अंदर कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, छोड़ने हैं, क्या है डिलीटेड पार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं एनपीओ की डिस्कशन आपके साथ करूं तो बड़े ध्यान से देखना। एनपीओ के अंदर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, उस बारे में हमसे पूछेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमसे पूछेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में फीचर प्रिपरेशन, साथ ही साथ इसमें बैलेंस शीट भी हमसे पूछेगा। यानी कि एनपीओ में कोई भी डिलीशन नहीं है। तीनों ही चीज़ें जो एनपीओ के लिए रेलिवेंट होती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, हमें पढ़नी है। यानी कि आप कोई भी किताब अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको जितना भी चैप्टर दे रखा है एनपीओ का, वो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम में भी देख सकते हो, सारी ही वही बातें दे रखी हैं कि एनपीओ की मीनिंग क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की मीनिंग क्या है, कैसे उनको बनाना होता है, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाने को बोल सकता है। तो एनपीओ के अंदर बच्चों आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई भी चीज़ एनपीओ के अंदर छोड़नी नहीं है। देन उसके बाद आते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स कई बार बच्चों के मन में आते हैं, और आप भी अपनी किताबें मार्क कर सकते हो, क्योंकि जिस भी किताब को आप फॉलो करते हो वो किताब पहले ही छप चुकी थी जब सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब रिटायरमेंट और डेथ के अंदर किन बातों को हमें देखना है। पहली चीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदल जाएगा तो क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज़, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, यानी कि जिनको हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसके अलावा रिटायरमेंट के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बोला हुआ। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि रिटायरमेंट के अंदर अब आपको कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं करना। तो अगर आप टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल कोई भी किताब फॉलो करते हो तो उसके अंदर बुक में हेडिंग बनाकर कम से कम 4 या 5 अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के। तो आपको वो कोई भी टॉपिक अब नहीं करने, लेकिन इसके अलावा सब कुछ आपको पढ़ना है। यानी कि हर तरह की चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन चाहे लिखी ना हो, लेकिन वो तो एक बेसिक चीज़ है जो आनी ही चाहिए। और आपसे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट क्योंकि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट रिटायरमेंट के अंदर तो बनानी ही आनी चाहिए। तो सब कुछ हमें पढ़ना है सिवाय कैपिटल एडजस्टमेंट के। अब साथ ही साथ रिटायरमेंट के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का एक लोन अकाउंट का जो टॉपिक होता है, यानी कि आपकी किताब में ये हेडिंग भी दे रखी होगी कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करो टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। तो ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि आप उस टॉपिक को भी अपनी किताब से कट कर देना। चाहे आप टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल कोई भी किताब फॉलो करते हो, उसके अंदर एक हेडिंग दे रखी होती है प्रॉपर, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो उसको अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों टॉपिक्स को छोड़कर आपको पूरा का पूरा रिटायरमेंट चैप्टर करना है। अब आता हूँ डेथ चैप्टर पे,
डेथ चैप्टर में आपको डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है गुडविल का, प्रॉफिट का, एज इट इज, और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो तो हमारी सेम चलेंगी ही। अब एक बार इसके लर्निंग आउटकम्स भी देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम में आपको यही चीजें दिखेंगी कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में प्रॉफिट रेशियो बदल जाता है, यानी नया प्रॉफिट रेशियो होता है तो क्या इफेक्ट होता है, गुडविल के क्या ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और डेथ के केस में हमें डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो निकालने के बारे में कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए। डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो इस बात पर थोड़ा फोकस रखना कि आपसे कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन या बैलेंस शीट का प्रिपरेशन बोल रखा है लर्निंग आउटकम में, तो ये हमसे कह सकता है कि बना के दिखाओ। अब किताब में अगर आप फॉलो करोगे तो डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, एक डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाने का टॉपिक दे रखा होगा। अब डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है वो एक तरह से रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट की तरह ही होता है, तो इसके बारे में मेंशन नहीं है, तो आप इस टॉपिक को भी अपनी किताब से कट कर सकते हो या इसके क्वेश्चन को भी आप हटा सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको डेथ के अंदर सब कुछ ही पढ़ना है, और डेथ के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है रिटायरमेंट जैसा, सिर्फ एक डिसीज पार्टनर का शेयर आपको निकालना आना चाहिए, वो मेंशनड है। बाकी कैपिटल अकाउंट बनाना या बैलेंस शीट बनाना वो यहाँ पर मेंशनड है, तो वो आ सकती है या वो कह सकता है बनाने को, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको करके रखना है। फिर आते हैं पार्टनरशिप के ही अगले और आखिरी चैप्टर पे, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें बिना पढ़े ही मैं पहले लिख सकता हूँ कि आपको जितना का जितना टॉपिक पूरी किताब में आपको दे रखा है वो सब कुछ करना है, चाहे उसके अंदर जर्नल एंट्रीज दे रखी हो, स्टार्टिंग में लेजर्स दे रखे हो, सब कुछ आपको करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके टाइप, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब आपको करना है। हाँ, आपसे इंसॉल्वेंसी के बारे में नहीं पूछेगा या पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आपसे नहीं पूछेगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, आपकी किताब में हो सकता है एक टॉपिक दे रखा हो कुछ किताब में अलग से हेडिंग बनाकर, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का टॉपिक होता है कि जब हमारी फर्म की बैलेंस शीट ही गिवन ना हो, तो इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप इसको भी, अगर ये किताब में आपके टॉपिक दे रखा है तो डिडक्ट कर देना, यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट का टॉपिक आपको करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लर्निंग आउटकम एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है, और बाकी आपसे कह रहा है कि बस आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की और दूसरे अकाउंट्स बनाने की। दूसरे अकाउंट्स कौन से होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है कैश अकाउंट, मेनली बस। तो डिसोल्यूशन के अंदर आपको इन नटशेल सब कुछ पढ़ना है, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट अगर टॉपिक दे रखा है आपकी किताब में तो उसको आप छोड़ देना, वो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। देन उसके बाद है आपका कंपनीज, जिसके अंदर हमें डिबेंचर के बारे में सारी जानकारी लेनी है। तो डिबेंचर चैप्टर जो है आपकी किताब के हिसाब से, उसमें आपको इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, या इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे आप शेयर्स में भी करते हो, इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, या एज कोलेटरल सिक्योरिटी, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या राइटिंग ऑफ लॉस ऑन या डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि आपको किताब में जितना भी कुछ दे रखा है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर में आपको सब कुछ ही कवर करके जाना है जितना यहाँ पे मेंशन्ड आपको दे रखा है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है, वो आपके टीचर आपको बता देंगे, या जब आप स्टडीज करोगे तो उससे रिलेटेड नोट दे रखा है ट्रीटमेंट को लेकर, तो उसको आप इग्नोर कर दो। बाकी लर्निंग आउटकम अगर आपको दिखाऊं तो इसमें आपको हर तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के बारे में आना चाहिए। डिस्काउंट या लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है वो पता होना चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर इशू होते हैं वो पता होना चाहिए। मतलब आपको अपनी किताब के अंदर जितनी भी चीजें दे रखी हैं इस चैप्टर की, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की, वो सब कुछ करनी है। हाँ, अब हो सकता है आपकी किताब में एक चैप्टर दे रखा हो जिस चैप्टर का नाम ही हो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो चैप्टर यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है, तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर ही करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपकी किताब में अगर किसी चैप्टर को इस हेडिंग से दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसको आप पूरे चैप्टर को ही डिडक्ट कर देना। यानी हमें सिर्फ डिबेंचर को इशू करना सिखा रहे हैं, हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना यानी रीपे करना हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर को अगर आपकी किताब में है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो उसको हटा देना, या उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो पार्ट बी है उसमें आपको बच्चों सब कुछ ही पढ़ना है, कुछ भी कटा नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स में
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं, वो किताब में जितना कुछ आपको दे रखा है एज इट इज 100% पढ़ना है। एंड सिमिलरली जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर दे रखा है वो आपको एज इट इज अपनी किताब के हिसाब से पूरा पढ़ना है। आपकी किताब में ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड नहीं दिया होता तो इसीलिए वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे मेंशन्ड है कि इनडायरेक्ट मेथड ओनली, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी किताब फॉलो करते हो उसमें बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट मेथड ही होता है, लेकिन डिलीशन कुछ नहीं है या डिडक्शन कुछ नहीं है, आपको सब कुछ अपनी किताब से करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको पूरा का पूरा 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आई होप बच्चों आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी अकाउंटेंसी पेपर के बारे में। तो इन नटशेल अगर बोलूं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर में, इशू ऑफ डिबेंचर में सब कुछ करना है जो किताब में दे रखा है। और डिसोल्यूशन चैप्टर में मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं करनी। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या एग्जीक्यूटर का, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये नहीं बनाना। बाकी सब नॉर्मल चीजें एज इट इज करनी है, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट। और पहला चैप्टर जो एनपीओ का है उसके अंदर आपको अपनी किताब से सब कुछ करना है, उसमें भी कोई डिलीशन नहीं है। तो ये तो था पूरा डिस्कशन अकाउंटेंसी का। अब आते हैं बच्चों हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स का भी आपको पता है वेटेज 40 मार्क्स का, जिसमें 22 मार्क्स की है मैक्रो और 18 मार्क्स की है इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो दो मेन यूनिट्स हैं, एक है नेशनल इनकम, वो है 10 नंबर का, और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको बहुत से लोग कीन्स थियोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रचलित कीन्स जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये थियोरी दे रखी थी, तो उस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो ये दोनों ही यूनिट्स मिलाकर 22 नंबर के आपके आएंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो उस किताब में लेटेस्ट एडिशन की अगर कर रहे हो तो उसके अंदर नेशनल इनकम के यूनिट्स में और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के यूनिट्स में जितना भी कुछ दे रखा है वो सब कुछ ही हमारे कोर्स में है, यानी कि इसमें आपको किसी भी तरह की चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। आप जो भी लेटेस्ट एडिशन की किताब फॉलो कर रहे हो वो आपको 100% कंप्लीट करनी है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इनके बारे में एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है। तो जैसा मैंने बताया, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको सब कुछ करना है, देयर इज नो डिलीशन। तो अपनी किताब से आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट में आपको ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो इससे संबंधित पूरा टॉपिक पढ़ना है। यानी कि जब आप किताब खोलोगे तो आप समझ जाओगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दे रखे होंगे, उसमें आए हुए परिवर्तन दे रखे होंगे, वो सब चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या पॉलिसी सरकार ने बनाई, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको इन 4 मेन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई भी और चीज़ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अगला चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें आपकी शुरुआत मीनिंग और टाइप से ही होती है। उसके बाद हेल्थ, एक क्या प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज हैं उसका पूरा असेसमेंट, उसी के बारे में हमें पूरा चैप्टर जो दे रखा है, पढ़ रखा है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई ऐसी मेजर डिलीशन नहीं है, यानी कि जो भी आपकी लेटेस्ट एडिशन की किताब में दे रखा है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत इसके मीनिंग से होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पर पर्यावरण पर, और थोड़ी सी बातें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दे रखी हैं। तो आप अगर लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहे हो किताब का तो इसमें भी आपको सब कुछ ही पूरा पढ़ना है, कोई भी मेजर ऐसा डिलीशन है ही नहीं, सारा चैप्टर ही आपके कोर्स में है। और इंडिया एंड इट्स नेबर, ये जो आखिरी आपका यूनिट होता है, इसके अंदर मेनली तो हमें कंपैरिजन करना पड़ता है पाकिस्तान का और चाइना का अपने साथ, अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर। तो इसमें हम कोई भी चीज़ वैसे भी नहीं छोड़ सकते, और ना ही यहाँ पर हमको दे रखी है कुछ डिलीशन के तौर पे। तो यहाँ पर भी आपको अपनी लेटेस्ट एडिशन की किताब से सब कुछ पढ़ना है। तो पॉइंट ये कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपका कोई ऐसा मेजर कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है अगर आप लेटेस्ट किताब फॉलो कर रहे हो। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। लेटेस्ट किताब अगर फॉलो कर रहे हो तो मैक्रो ध्यान रखना पूरा करना है, कोई डिलीशन नहीं है अभी तक। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में जितने चारों टॉपिक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने चारों टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितने तीनों टॉपिक्स हैं, सारे करने हैं। और हर किताब में लेटेस्ट एडिशन वाली जो होगी उसमें चारों या पांचों सब दे रखे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। तो इन नटशेल आपको सब कुछ ही करना है। एंड सेम इंडिया एंड इट्स नेबर, इस चैप्टर में भी आपको सब कुछ चीज़ें
अपनी कंप्लीट ही करनी है। तो ये था हमारे पूरे इकोनॉमिक्स का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो ये था बच्चों हमारी इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने कोशिश करी कि सीबीएसई के ही प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को आपको दिखाकर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा हम डिस्कस कर लें कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें डिलीटेड है। तो फटाफट अगर ब्रीफ में सम अप करूं तो अकाउंटेंसी में जो मेजर डिलीशंस मैंने बताए बस वही हैं, उसके अलावा बाकी चैप्टरों के अंदर तो सब कुछ पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में तो इन शॉर्ट आपको अगर लेटेस्ट किताब फॉलो कर रहे हो तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मैक्रो के दोनों और इंडियन इको के चारों। उसमें कोई भी ऐसी मेजर चीज आपको डिलीट या नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था सिलेबस को लेकर वो क्लियर हो गया हो। अब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, तो वो पोस्ट करना। अगर आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लियर हो गया तो भी पोस्ट करना, यानी कि कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, इन केस अगर वो भी कंफ्यूज हो रहे हों सिलेबस को लेकर। तो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी हेल्पफुल वीडियो को लेकर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।